हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई एम्स। सो क्लास 10th एसएसटी की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे बेटा सिविक्स, और सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, और बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें दो कंट्री का रोल है और ये बताना है, ये समझना है हमें कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए जो पावर शेयरिंग है कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा कि जो पावर शेयरिंग होती है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है एक डेमोक्रेसी के लिए, या फिर पावर शेयरिंग का ऐसा क्या है मतलब रोल है हमारी डेमोक्रेसी में, जिससे क्या होता है। दो स्टोरियों के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। वो दो स्टोरी है, एक कंट्री है बेल्जियम, दूसरी कंट्री है आपका श्रीलंका। दोनों डेमोक्रेसी कंट्री है, दोनों में कैसे कॉन्फ्लिक्ट आए और किस तरीके से दोनों ने मैनेज किया दोनों कंट्री ने, और किस तरीके से दोनों की स्टोरी है, उसके थ्रू हम बेसिकली जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक जानते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। मान लीजिए अपने इंडिया की बात करते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, इंडियन पार्लियामेंट है, क्या ये पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के तीन पिलर हैं। एक है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब आपको पता है कि जो लेजिस्लेचर होते हैं वो मेकिंग ऑफ लॉ बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ को, और जुडिशरी का काम होता है बेटा रूल ऑफ लॉ, उसको बनाए रखना। ठीक है, तो ये तो हमने समझा बेसिकली कि जो हमारा डेमोक्रेसी, हमारा पार्लियामेंट है, दो इसके तीन इसके जो पिलर हैं उनकी अलग अलग क्या है शेयर, इसका अलग अलग पावर है। ठीक है, लेजिस्लेटिव का अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव का अलग पावर है, जुडिशरी का अलग पावर है। क्या होता है कि जब पावर शेयरिंग होती है तो कंट्री में शांति बना रहता है, वो अपने अपने लेवल पे जो भी उनका काम है उस तरीके से वो करते हैं। बट बात आती है कि अगर पावर शेयरिंग नहीं हो तो बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन देखा जाएगा, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ कम्युनिटी, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस। तो ये आप जानते हो कि पावर शेयरिंग में क्या होता है, एक अच्छे से कंट्री को चलाने के लिए पावर शेयरिंग जरूरी होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को बेटा, और पहले हम जानते हैं दो कंट्री का ये स्टोरी है, बेल्जियम एंड श्रीलंका। कैसे इन दोनों कंट्री में प्रॉब्लम्स आई और यहाँ की गवर्नमेंट ने कैसे इन चीजों को टैकल किया, क्या किया, और क्या इनका ऐसा कंक्लूजन निकल के आया जो कि एक पावर शेयरिंग का एग्जांपल बन के आया। तो फर्स्टली हम बात करेंगे किसकी? बेल्जियम की। किसकी बात करेंगे हम? बेल्जियम की। ये है बेटा बेल्जियम। ये क्या है? यूरोप कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा कंट्री है जिसका कैपिटल है ब्रुसेल। क्या है? ब्रुसेल। इसका कैपिटल क्या है? ब्रुसेल। अब स्टोरी स्टार्ट होता है कि बेल्जियम दो पार्ट में डिवाइड था। ये येलो वाला जो पोर्शन आप देख रहे होंगे, तो येलो वाले पोर्शन में ये फ्लैमिश रीजन है। कौन सा रीजन है? फ्लैमिश, जहां पे बेटा डच स्पीकिंग के लोग रहते थे। ये फ्लैमिश है, ये आप देख रहे होंगे येलो वाला जो पोर्शन है बेल्जियम में, ये फ्लैमिश है, और यहाँ पे डच स्पीकिंग के पीपल्स कम्युनिटी रहती थी। ओके, इतना समझ में आया। और जो रेड वाला पोर्शन है, रेड वाला जो रेड देख रहे होंगे, यहाँ पे रहते थे वैल्यूनियन लोग, जो क्या बोलते थे बेसिकली फ्रेंच स्पीकिंग बोलते थे, फ्रेंच स्पीकिंग। तो यहाँ पे फ्लैमिश जो डच स्पीकिंग था वो 59% लोग डच स्पीकिंग करते थे, और 40% क्या बोलते थे? फ्रेंच स्पीकिंग। 1% जो बचता था वो जर्मन बोलते थे। अब यहाँ पे देखना, ये जो ये वाला रीजन हो गया, यहाँ पे दोनों आगे मतलब जर्मन स्पीकिंग वाले, ये कुछ 1% का रीजन है वो जर्मन स्पीकिंग का। अब बात कहाँ से स्टार्ट होती है? जो कंट्री है, जो कंट्री का कैपिटल है ब्रुसेल। अगर हम ब्रुसेल में आए तो फ्रेंच जो स्पीकिंग करते थे वो 80% थे। कितने? फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी 80% थी,
और डच स्पीकिंग कम्युनिटी 20% थी। जस्ट उल्टा, कंट्री में डच स्पीकिंग की कम्युनिटी ज्यादा है और जो कैपिटल है उसमें फ्रेंच स्पीकिंग की कम्युनिटी ज्यादा है। तो बात यहीं पे शुरू होती है। क्या होता है कि जो कैपिटल में 80% लोग हैं, वो जो फ्रेंच वाले हैं वो ज्यादा वेल रिच्ड हैं इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट यहीं से शुरू होता है, दोनों कंट्री, दोनों कम्युनिटी के बीच में। क्या अब बहुत सारी लॉ बनाती है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि मतलब जो डच स्पीकिंग के लोग थे उनको जो कैपिटल है उसमें ज्यादा क्या नहीं पार्टिसिपेट नहीं, या फिर वो उनके लिए डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि मतलब अगर जो फ्रेंच वाले हैं वो ज्यादा वेल मैनर्ड हैं, वो ज्यादा कैपेबल हैं हर चीजों के लिए, उनको हर चीजों में बढ़ावा दिया जाता था, चाहे वो गवर्नमेंट की स्कीम हो या एवरीथिंग, कहीं पे भी, ठीक है, उनको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट था। कुछ इसका बैकग्राउंड देखते हैं। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन द यूरोप विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। मतलब इसका कितना पॉपुलेशन था? अबाउट 1 करोड़ पॉपुलेशन है, और जितना हरियाणा के पॉपुलेशन से हाफ है, और उसका जो एरिया है वो हरियाणा स्टेट का जितना भी वो एरिया होगा उतना ही बेल्जियम का है। Of the country total population 59% speak the Dutch language, 40% speak French, and remaining 1% speak German, as I told you. Look at the map below the low language variation Belgium. The minority French speaking community was rich. जो French speaking community थे was rich and powerful, so they got benefit to economic development and education. तो रीजन यही से स्टार्ट होता था कि जो फ्रेंच कम्युनिटी के लोग थे वो क्या थे, पैसे में रिच थे, उनको हर जगह पर एजुकेशन में हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, उनको लाभ मिलता था, ठीक है। These created tension between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950 and 1960. 1950 और 1960 के बीच में इतना ज्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया कि वहां की जो गवर्नमेंट थी उनको एक स्टैंड लेना पड़ा। क्या स्टैंड लेना पड़ा? उन्होंने, वहां की गवर्नमेंट ने 4 अमेंडमेंट किए, 4 कॉन्स्टिट्यूशन बैक टू बैक अमेंडमेंट किया, देखेंगे उसके बारे में भी, तो ये आपको समझ में आया होगा। और एक चीज और बता दे रहे हैं, जो बेल्जियम है, बेल्जियम का जो बॉर्डर शेयर होता है वो बेटा है नीदरलैंड के साथ में, नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी के साथ में ये क्या करता है, फ्रांस एंड जर्मनी के साथ में क्या करता है, बॉर्डर को शेयर करता है, ठीक है। तो ये भी चीज आप याद रखेंगे। अब देखते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। जो फ्रेंच स्पीकिंग थे उनको एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या होता था, फायदा मिलता था, और जो डच स्पीकिंग के थे उनको फायदा नहीं मिलता था, उससे उनके बीच में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। तो इतना बैकग्राउंड समझ में आया, स्टोरी समझ में आया आपको। और एक बार ये आप ध्यान रखेंगे जो इसमें बताया जाए, तो फ्लेमिश जो रीजन था वहां पे डच स्पीकिंग थे 59%, और जो वैलोनियन रीजन था उसमें फ्रेंच स्पीकिंग थे 40% लोग। अब देखते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम गवर्नमेंट हैंडल द कम्युनिटी डिफरेंस वेरी वेल। मतलब वहां की जो गवर्नमेंट थी ये सारी चीजें देखी, जब 1950 से लेकर 1960 तक इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया दोनों कम्युनिटी में, तो वहां की गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया और उन्होंने 1970 से 1993 के बीच में 4 अमेंडमेंट किए। क्या? 4 अमेंडमेंट बैक टू बैक बेल्जियम गवर्नमेंट ने किया। वो क्या अमेंडमेंट था, वो 4 अमेंडमेंट क्या फॉलो किया गया उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। बेल्जियम लीडर्स अमेंडमेंट देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स केम अप विद अ न्यू मॉडल टू रन द गवर्नमेंट। और उस अमेंडमेंट में कुछ नया मॉडल लाए गवर्नमेंट को रन करने के लिए। देखते हैं क्या क्या था। द कॉन्स्टिट्यूशन prescribe that the number of Dutch and French speaking ministers shall be। तो फर्स्ट था बेटा, क्या उन्होंने कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फ्रेंच और डच स्पीकिंग के जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे, जैसे हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में ऐसे 2 कम्युनिटी ऐसे हो कि मान लो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और ऐसा गवर्नमेंट जो है वो बोल दे कि बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की क्या है, सेम इक्वल मिनिस्टर्स उसमें होंगे। तो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल द सेंट्रल गवर्नमेंट,
Some special laws require the support of majority members from each linguistic group. ठीक है, तो फर्स्ट उन्होंने बताया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो भी उनका पार्लियामेंट, जो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके मिनिस्टर्स इक्वल होंगे. ठीक है, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली. कोई भी कम्युनिटी डिसीजन अपना अलग नहीं लेगी बिना एक दूसरे के डिसीजन, बिना एक दूसरे की राय सलाह से. ठीक है, नेक्स्ट है द गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. एक स्टेट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दे गई है कि जो भी आपको रूल बनाना है, जो भी आप करना है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकती है. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नॉट सबऑर्डिनेट. नेक्स्ट, Brussels has a separate government in which both communities have equal representation. ठीक है, और ब्रुसेल में ये गवर्नमेंट का जो मतलब ये दोनों कम्युनिटीज का था वो क्या हो गया, इक्वल हो गया. मतलब ब्रुसेल कैपिटल में ही ये कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा था, अब क्या हो गया, दोनों कम्युनिटी का सेम पार्टिसिपेशन हो गया. नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी बनाया गया, जिसका नाम दिया गया क्या, कम्युनिटी गवर्नमेंट. This community government is elected by the people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. मतलब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट ऐसा था, वो लोगों के द्वारा ही चूज किए जाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी होता है तो आपको पता है कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल. ये कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव आप चुनेंगे वो क्या पब्लिक चूज करेगी. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कोई भी कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन हो, नो मैटर कहाँ पे वो रहते हैं. This government has to power regarding cultural, educational and language related issues. ठीक है, the Belgium model was complicated but helped to avoid civic strife between the two major community. ठीक है, तो इस तरीके से मतलब इतना अच्छे से उन्होंने हैंडल किया कि उनकी कंट्री की जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या हो गई, खत्म हो गया, और दोनों कम्युनिटी अच्छे से वर्क करने लगे. और इतना अच्छे से वहां की गवर्नमेंट ने पावर शेयरिंग करके और जो भी कॉन्फ्लिक्ट था उसको बचाया. उसके बाद में यूरोपियन यूनियन ने ब्रुसेल को हेडक्वार्टर चूज किया. आफ्टर दैट, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, आफ्टर दैट Brussels chosen for the headquarter of European Union. तो ये तो आपने क्या देख लिया, बेल्जियम की स्टोरी, जो कि क्या था, कितने अच्छे से पावर शेयरिंग करके इस कॉन्फ्लिक्ट को बचाया गया. अब दूसरा जो स्टोरी है वो श्रीलंका का है, उसके बारे में हम देखते हैं. आपको पता है बेटा, श्रीलंका जो है एक आइलैंड कंट्री है, जो कि चारों तरफ किसके वाटर बॉडीज है. तो श्रीलंका इट्स लेट्स द सिचुएशन ऑफ अनदर कंट्री. श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन having a population of 2 crore, about the same as हरियाणा. हरियाणा की पॉपुलेशन कितना इसका क्या है, पॉपुलेशन है. श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, वहाँ पे बहुत डाइवर्स है लोग, मतलब चाहे वो कल्चरली देखा जाए, चाहे वो जियोग्राफिकली देखा जाए, वहाँ पे बहुत ही डाइवर्सिटी है. द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हाला स्पीकर्स 74%. क्या था कि जो श्रीलंका में थे बेटा, सिन्हाला स्पीकर्स थे वो 74%, और तमिल स्पीकर थे 18%. ओके, अमंग तमिल देयर वर 2 सब ग्रुप. तमिल के 2 ग्रुप थे. श्रीलंका तमिल, मतलब जो श्रीलंका में रहते थे पहले से ही, नेटिव ऑफ श्रीलंका इज, और दूसरा इंडियन तमिल्स, जो इंडिया के लोग थे, वो श्रीलंका में गए थे टी के ट्रेडिंग के लिए, बट वहां पे सेटलमेंट हो गए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंडियन तमिल्स. तो तमिल के 2 ग्रुप थे, एक श्रीलंका के जो वहां पे रहते ही थे, और एक इंडियन तमिल थे. यू कैन सी द मैप ब्लू द, और ये हम मैप के थ्रू देखते हैं. तो यहाँ पे ये जो मैप दिया हुआ है बेटा, जो येलो कलर का आप देख रहे होंगे, ये येलो कलर का जो 74% क्या बोलते थे, सिन्हालाज बोलते थे. उसके बाद में आप ये जो देख रहे होंगे ऑरेंज कलर का, ये जो होते हैं वो क्या, श्रीलंकन तमिल वाले हैं, जो श्रीलंका के ही हैं और क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं. ओके, और
अगर हम बात करें, ये जो दिया हुआ है ये इंडियन तमिल के पीपल्स है, इंडियन तमिल की कम्युनिटी है, जो 18% क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। और ये कुछ और अलग कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है। आपको पता है श्रीलंका 1948 में क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। ओके, कितना जान लिया। अब बात कहां पे आती है कि श्रीलंका में गवर्नमेंट है किसकी, सिन्हालाज की, किसकी, सिन्हालाज बोलने वाले की। और वो क्या कर रही है कि हर जगह पे जो तमिल वाले हैं उनको इतना प्रायोरिटाइज नहीं कर रही है, ठीक है। उनको चाहे एजुकेशनल फील्ड में हो, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई स्कीम में हो, कोई भी बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा है। क्या कर रहे हैं, ये गलती कर रहा है श्रीलंका गवर्नमेंट में। अब देखते हैं क्या चीजें हो रही हैं और एक एक करके पढ़ते हैं। श्रीलंका द सिन्हालाज कम्युनिटी एंजॉयड द बिगर मेजोरिटी एंड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। मतलब जितनी मेजोरिटी में है ही 74% है, तो मेजोरिटी ऑब्वियस सी बात है मेजोरिटी में, लेकिन मेजोरिटी के बाद भी जो दूसरी कम्युनिटी है उनके खिलाफ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उनको उतनी फायदा है, उनको उतना बेनिफिट्स नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका में छिड़ने लगी। तो स्टोरी ये थी बेटा कि जो सिन्हालाज थे वो ज्यादा मेजोरिटी में थे और वो हर क्या लाभ को उठाते थे। मेजोरिटानिज्म इन श्रीलंका। अब क्या था कि श्रीलंका इमर्ज एज इंडिपेंडेंट इन 1940 में, जो कि बता चुकी हूं मैं। सिन्हाला कम्युनिटी वाज द मेजोरिटी सो दैट द फॉर्म द गवर्नमेंट, और सिन्हाला कम्युनिटीज की मेजोरिटी थी, उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया। दे आल्सो फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज एंड फेवर्ड सिन्हालाज एप्लीकेंट द यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। मतलब जहां पे भी होता था वो क्या करते थे, सिन्हालाज ही मतलब उनको ही प्रायोरिटी दिया जाता था, चाहे वो गवर्नमेंट की पोजीशन में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी पोजीशन हो, एवरीथिंग में सिन्हालाज को प्रायोरिटी दिया जाता था। These measures taken by the government gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankans Tamil। और ये जो गवर्नमेंट का स्टैंड था, जो तमिल के लोग थे, जो तमिल वाले थे श्रीलंका में, उनको बहुत ही ज्यादा इस बातों का क्या हुआ था, डिस्क्रिमिनेट किया गया था। और वो ऐसा फील कर रहे थे, डे बाय डे ये चीजें बढ़ती जा रही थी, एक तरीके से डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो तानाशाही इस तरीके से उनको बनाया जा रहा था जो सिन्हालाज थे। तो इसी के बीच में क्या था, श्रीलंका के सिन्हालाज और जो तमिल वाले थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। और इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया कि श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया बेचारा, जिसमें हजारों लोग मारे गए, कुछ लोगों को कंट्री छोड़ के जाना पड़ा। Sri Lanka Tamil failed the constitution and government policies deny them equal polity rights, discriminated against them the getting jobs and other opportunities, and ignored their interest. Due to this, the relationship between the Sinhalas and Tamil communities become poor. ठीक है, सिन्हालाज और तमिल कम्युनिटी के बीच में मतलब गवर्नमेंट ने कोई पावर शेयरिंग नहीं किया। इतना कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद में भी उन्होंने, जैसे बेल्जियम में किया गया था कि उन्होंने देखा जैसे डच और फ्रेंच के बीच में ये चल रही है, तो उन्होंने इक्वालिटी कर दिया दोनों कम्युनिटी में, तो वो सॉर्ट आउट हो गया था। बट श्रीलंका के जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, पावर शेयर नहीं किया, जिससे सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, जिससे बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। ठीक है, तो बेटा आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि जो पावर शेयरिंग है वो कितना ज्यादा एक डेमोक्रेसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। What have you learned from the stories of Belgium and श्रीलंका? सीधे अभी वही तो पढ़ रहे हैं, बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी से क्या पढ़ रहे थे। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कितने अच्छे से पावर शेयरिंग करके चीजों को शॉर्ट आउट हैप्पी एंडिंग किया, और जो श्रीलंकाई गवर्नमेंट थी उन्होंने कैसे किस तरीके से पावर शेयरिंग ना करके कैसे किस तरीके से वॉर हुआ, कितने लोगों के नुकसान हुए। ठीक है, तो both countries had democracies but they deal differently with the concept of power sharing। ठीक है, दोनों डेमोक्रेसी है, दोनों ने अपनी तरीके से पावर शेयरिंग किया। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रेस्पेक्टिंग ऑफ फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। मतलब बेल्जियम की गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि जो भाई ऑल कम्युनिटी है उनको उतना ही रेस्पेक्ट देना चाहिए, उतना ही उनको हर चीजों में क्या बेनिफिट होना चाहिए। द रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर। और ये देखने को मिला कि जो म्यूचुअली सब कुछ सही हो गया और वहाँ की गवर्नमेंट अच्छे, वहाँ की जो कम्युनिटी थी अच्छे से रहने लगे। Sri Lanka shows that the majority community wants to force and dominance over other refugees to share power.
इट्स अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। और श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कैसे अपनी मेजोरिटी को दिखाया और पावर शेयरिंग नहीं किया, जिससे क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कंट्री को। व्हाई इज द पावर शेयरिंग डिजायरेबल, अभी यही तो पढ़ रहे हैं, तो पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। पावर शेयरिंग इज अ गुड बिकॉज द हेल्प रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। और पावर शेयरिंग करने से जो सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े हैं, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी और सब अपने अपने जगह पे काम करेंगे। जैसे इंडिया में लेजिस्लेटिव है तो वो अपना काम करती है, रूल बनाने का काम करती है, जो एग्जीक्यूटिव है वो रूल को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, जुडिशरी है उस रूल को बचाते हैं, ठीक है, उस लॉ को रूल को बचाते हैं। तो सबका अपना अपना पावर है, वो अपने अपने काम कर रहे हैं, ठीक, कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा। The second reason is that the democratic rule involves sharing power with those affected by the exercise and who have the lived with its effect. People have a right to consult on how they are to be government. ठीक है, और अगर डेमोक्रेसी है तो गवर्नमेंट को ये राइट होना चाहिए कि ऑल जो भी पब्लिक है, जो भी कम्युनिटी है, उसमें सारे में इक्वालिटी होना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप अगर बाय द पीपल, लोगों से, अगर आपको पब्लिक ने चूज किया है तो पब्लिक को उस तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, मोस्ट ऑफ मस्ट थिंक दैट शेयरिंग पावर, डिवाइडिंग पावर, वीकनिंग द कंट्री, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू मस्ट थिंक द शेयरिंग पावर। डिवाइडिंग पावर क्या करता है, कंट्री को वीक करता है। सिमिलर थिंग वॉज बिलीव इन the past. In modern democracies, power sharing and take many forms as mentioned below. मतलब जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें पावर शेयरिंग को कैसे, कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ये देखते हैं। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स गवर्नमेंट सच दैट द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन power because it's allows different organ of government placed in the same level to exercise different power, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये क्या होता है, तो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और अगर दूसरे टर्म में देखा जाए वर्टिकल में, तो इसमें आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, ओके। तो जो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन में एक दूसरे के अंदर नहीं, अंडर नहीं रहेंगे, सबका अलग अलग अपना रूल होगा, सबका अलग अलग अपना काम होगा। बट वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट में एक दूसरे में क्या होते हैं, ओवरलैप्स होते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ काम होंगे, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ काम होगा, तो एक दूसरे के क्या करेंगे, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, एक दूसरे के डिसीजन की जरूरत होगी, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो तीनों गवर्नमेंट मिलके कोई भी डिसीजन लेती है वो हम उसको बोलते हैं फेडरल, और इसी गवर्नमेंट को हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। और यहीं से वर्ड निकल के आता है बेटा फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म जो है आपका चैप्टर 2 है, तो उसके बारे में बहुत डीप में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज फेडरलिज्म। इस जो गवर्नमेंट एक दूसरे में सबऑर्डिनेट होते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म, ठीक है। तो दो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, एक हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, बिल्कुल कर सकते हैं, जो कि अभी हमने बात किया है, ठीक है। प्रोविंशियल, रीजनल लेवल हो गया, फेडरल गवर्नमेंट उसको बोलते हैं। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, कहते हैं कि क्या पावर जो है, कहते जो सच एज रिलीजन, such as religion and linguistic group, community, government in Belgium is good example this arrangement। हाँ, पावर को ग्रुप में भी शेयर, जैसे कि जो लिंग्विस्टिक ग्रुप था बेल्जियम में कम्युनिटी के थ्रू, जो क्या बताया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म किया गया था, वो भी ये क्या है, गुड एग्जांपल है किसका, कि हम ग्रुप में भी पावर शेयर कर सकते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव मेजॉरिटी कम्युनिटीज फेयर शेयर ऑफ पावर। मतलब ऐसे कुछ कम्युनिटी हैं जिनको फेयर दिला सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करके हम ग्रुप में भी क्या पावर को शेयर कर सकते हैं।
नेक्स्ट है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज। पावर शेयरिंग ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस वे में आप डेमोक्रेसी को चला रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट कंट्रोल इन्फ्लुएंस दोज इन पावर व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म अलायंस टू कॉन्टेक्ट इलेक्शन एंड इफ दे इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर। मतलब ऐसा है कि पावर शेयरिंग में कि दो गवर्नमेंट ऐसी है जो क्या करे, कोलिशन करके, है ना, गठबंधन जिसका नाम बोलते हैं, कोलिशन करके गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकती है और अपने पावर को शेयर कर सकती है, ठीक है। तो पावर शेयरिंग में ये भी देखा जा सकता है। बहुत ही छोटा चैप्टर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था और आपको ये समझ में आया होगा कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है और हमें पावर शेयर क्यों करना चाहिए अगर आप एक डेमोक्रेसी कंट्री हैं, और कैसे अगर पावर शेयर नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, क्या कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, जो कि हमने समझा है बाय एग्जांपल श्रीलंका और बेल्जियम के। तो आई होप आपको ये चैप्टर होगा क्रिस्टल एंड क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बेटा एक काम करना है, अगर आपको आ रहा है वीडियो समझ तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।